कल नोट किया आप लोगों ने वायु का जो गुण है, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलोथ विशद खरा। जब भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ आहार विहार करता है और उससे वायु बिगड़ता है और वो हमारे पास आ गया, मतलब वातज व्याधि, वायु से संबंधित समस्या हो गया और वो हमारे पास आ गया और हम उसको कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहे। प्रश्न करते वक्त हमारे दिमाग में एक ही चीज दिमाग में पहले से रहना चाहिए, ये सूत्र। वो जो कुछ बोल रहा है वह रुक्ष गुण की ओर जा रहा है, उससे शरीर में रुक्षता बढ़ रही है, शरीर में शीतलता बढ़ रही है, ठंडी शीत गुण या लघु गुण बढ़ रहा है, सूक्ष्म बढ़ रहा है, चल बढ़ रहा है, विशद या खर क्या बढ़ रहा है उनमें, उसका विवेचन हमें करना है। थोड़ा कैमरे खोलिए जरा कुछ लोग। अच्छी बात। तो रुक्ष का मतलब क्या है? ड्राइनेस, रूखापन, है ना। ये कैसे पता चलेगा? आदमी को नींद नहीं आएगी, सो नहीं रहा है अगला, शरीर में ड्राइनेस हो रहा है, उसके आवाज थोड़ी सी रुखी रुखी, पता नहीं और टाइप का आवाज हो रहा है, रुक्षता। लघुता, लघुता पे क्या होगा? भोजन ज्यादा खाया नहीं जा रहा है, चंचलता आ रही है शरीर में। लघुता का मतलब ये भी होता है शरीर दुर्बल हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जैसे बहुत सारे होते हैं। सर पहले तो शरीर बहुत अच्छा था, अब धीरे धीरे शरीर पतला होते जा रहा है, यानी लघु गुण बढ़ रहा है। चल गुण में क्या हो गया? उसके हाथ पैर हर जगह जो है कट कट करके आवाज आ जाता है ना, मतलब ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, और प्रोलैप्स हो जाना, जैसे बहुत सारी चीजों में, है ना, जैसे हड्डी जैसे खिसक जाता है, समथिंग ऐसा कुछ बोलते। तो चल गुण हो गया। बार बार अधिक लूज मोशन होना भी चल गुण के अंतर्गत आ गया, और ये सारी चीजें चल गुण में आ गया। चल में चंचलता भी आती है उसमें। बहुत्वात के संदर्भ में हमने बताया था कि बहुत ज्यादा प्रलाप करने वाला, ज्यादा बक बक करके बोलना, जैसे सान्निपातिक ज्वर होता है ना, किसी को जब फीवर आती है तो सान्निपातिक अवस्था में आदमी बहुत ज्यादा ऐसा करता है ना, देखा है आप लोगों ने प्रतिभा जी? अरे भाई ये सामने रखा हुआ गिलास उठा करके ले जा, साफ कर उधर, ऐसा करते हैं ना लेडीज वगैरह था, जो भी समथिंग। तो ये जो है, ये प्रवृत्ति, ये जो हो वो जो करता है ना, जैसे आपने देखे होंगे ये बहुत्वात, जैसे किसी आदमी का हस्बैंड या कोई, मतलब मैंने देखा यहाँ पर ना, मेरे बगल में हमारे यहाँ काम करने वाली एक थी, तो उसके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए। तो वो जो लेडीज है वो, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे पता नहीं क्या, कहाँ चला गया, ये वो बाबू सोना शुरू हो गया। अब वो रो भी रही है और छाती पीट रही है और पता नहीं क्या क्या चीजें कर रही है, और बहुत सारे लोग आसपास देख रहे हैं, जबकि वो लेडीज शर्मीली है, उस टाइप की है, और टाइम में किसी बात नहीं करती, कम बोलती है, शर्माती है ऐसे। लेकिन उस समय उसका चेतना पता नहीं गायब हो जाता है, और वो चीजें जो आता है ना उसके अंदर से, जो उस तरह की जो व्यवहार एक्टिविटी जो करती है, वो वायु के बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। आप लोगों ने देखा है कभी? कुलविंदर जी, आपने देखा है ऐसे कोई जो स्त्री है, वो बहुत ज्यादा प्रलाप, उसको प्रलाप करना बोलते हैं आयुर्वेद में, क्या बोलते हैं उसको? प्रलाप करना। तो वो जो प्रलाप को ही आयुर्वेद ने बहुत्वात इस शब्द से, तो वो जो प्रलाप जो करते हैं ना कोई, प्रलाप करने से क्या होता है, शरीर में वायु बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, वायु बढ़ता है, तो उसको बहुत्वात भी कहते हैं और प्रलाप भी कहते हैं। तो वो भी वायु दोष के कारण से ही ऐसा होता है। उसके बाद आता है शीघ्र। शीघ्र गुण के बारे में हमने कल परसों कहा था कि कोई भी काम जो है शीघ्र जल्दी जल्दी करना, बहुत ज्यादा अ, हमेशा एग्रेसिव रहना, हमेशा डरा डरा रहना, किसी से जल्दी प्यार करना, मतलब, है ना, उस तरह के ना, बहुत अल्प स्मृति, श्रुतग्राही, जल्दी सुन करके याद होना, लेकिन मेमोरी पावर बहुत ज्यादा कमजोर होना, ये शीघ्र में आ गया। शीत में शीत कंबा होना, स्तंभ होना, शरीर में जकड़ाहट होना, जैसे कभी कभी शीत पूर्वक जब
इन्फ्लुएंजा नाम का एक रोग पता है आपको? इन्फ्लुएंजा, जिन्हें वात कफ वातज ज्वर बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। तो वो जो इन्फ्लुएंजा है ना, उसमें क्या होता है, व्यक्ति बहुत शरीर उसका कड़क हो जाता है, कांपता है, ठंडा लगता है उसको, ऐसे होता है। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, उसके शरीर में शीत गुण बढ़ रहा होता है। और अब आ गया पारुख्य। पारुष्यता में क्या होता है, हाथ पैर में कड़कन हो जाती है, कड़क हो जाता है। मतलब पारुख्यता में पूरा जो है हाथ पैर के जो तलवे है वो एकदम फट जाता है, वहां से ब्लड आना शुरू होता है, दांत हिलना शुरू होता है ना, और हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, पारुख्य। ऐसे ही विशद, विशद में हाथ पैरों में कड़कड़ करके आवाज आना, है ना, ये क्या हो गया, वैसद्य गुण हो गया। तो मतलब ये वैसद्य गुण हो गया, पारुख्य गुण हो गया, ये शरीर के जो, जिन्हें हम ग्रीस कहते हैं, ये सारी चीजों, शरीर की जो चिकनाहट है कोई, तो उसको खत्म करने वाला काम करता है। तो ये सारी चीजें हमने कल परसों पढ़ा था। उसके बाद हमने ये देखा था, जो वायु है जब भी कभी बढ़ता या घटता है, तो वायु का जो अपना स्थान होगा, क्या क्या बताया था प्रतिभा जी, विनोद जी बताइए, क्या क्या बताया था, वायु का कौन कौन से स्थान है, बताइए, वायु के स्थान बताइए। हृदय, लंग्स और सबसे पहले वस्ती, 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 वस्ती का मतलब जहां पर मल मूत्र वगैरह ठहरता है ना, बड़ी आंत, वो वायु का अपना स्थान है। उसके बाद आपके जो है, कटी। हाँ, कटी प्रदेश हो गया, जंगा हो गया, जांग हो गया, पैर हो गया, शरीर के हड्डियां हो गई, है ना, बड़ी आंत हो गया, लगभग ये सारा का जो एरिया है वो वायु का अपना मूल स्थान है रहने का। ठीक है। फिर हमने कहा था जो प्राणवायु है, वो प्राणवायु के बारे में हमने काफी कुछ बात परसों हमने बताए थे। बताइए जरा, क्या क्या आप लोगों को याद है, प्राणवायु इजिकल टू क्या? हृदय में रहती है प्राणवायु, हृदय और फेफड़ों में रहती प्राणवायु हृदय में भी रहता है, लंग्स में भी रहता है, नाभि में भी रहता है, सभी शरीर में रहता है, ज्यादातर हृदय में और मस्तिष्क में। हृदय में इसका उत्पादन होता है, प्राणवायु का उत्पादन हृदय में होता है। मस्तिष्क में प्राणवायु का कार्यकारिणी स्थान होता है, वहां रह करके वो काम करता है, समूचे शरीर में संचरण करता है। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जिन्हें हम बोलते हैं ना, वो सभी प्राणवायु से संबंधित बातें हैं। और ये सारी चीजें हैं प्राणवायु। प्राणवायु में अगर गड़बड़ी हो गई तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या होना, है ना, रक्त संचार, ब्लड का जो मूवमेंट है ना, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, हार्ट बीट जो है इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें बेचैनी होना, चिंता, अनिद्रा, हिचकी, दमा, श्वास प्रक्रिया से रिलेटेड जो चीजें हैं वो वहां पर थोड़ा दिक्कत करता है। एस्थमा, एस्थमा नाम का जो रोग है, श्वास बोलते हैं जिसको, तो वहां पर कफावृत प्राण हमने पढ़े थे ना पहले। कफ अगर प्राण वायु के स्थान में आ गया और उसके वहां पर अगर वो अवरोध पैदा करता है तो एस्थमा होता है। ये तमाम तरह की बातें, जब हम एस्थमा की चिकित्सा करते हैं तो निश्चित तौर पर चिकित्सा तो कफ की करनी है, लेकिन भावना हमारे मन में क्या रखना चाहिए कि भैया जो प्राणवायु है उसकी गति को हमें मेंटेन करना है। ठीक है। अब आ गया उदान वायु। उदान वायु, उदान वायु कहाँ कहाँ रहता है, आरती जी बताइए, आरती जी बैठे हुए, प्रतिभा जी भी अब काफी एक्सपर्ट हो गए। आरती जी आप जरा कैमरे को ऑन रखिए, बताइए उदान वायु के बारे में। उदान वायु जैसे गला खराब हो जाता है हम्म, तो वहां पहले पे पहले रहता है। कहाँ रहता है उदान वायु, कहाँ रहता है, शरीर की किस जगह में उसका अस्तित्व है? अ, जैसे गायन में। नहीं नहीं, वो तो काम हो गया ना उसका। उदान वायु कहाँ अच्छा। रहता है, उदान उरसी अवस्थित, यानी हमारे छाती में, नाभि अच्छा। में, नाभि से लेकर के गले तक उसका कार्य क्षेत्र है। उरसी अवस्थित हमारे जो है लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, यहाँ पर उदान वायु की अस्तित्व है। लंग्स है, हार्ट है, ये उदान वायु का अस्तित्व यहाँ पर है, यहाँ पर रहता है। कंठ, नासिक,
नाभि चरो, लेकिन कहाँ कहाँ इसकी गति है? गला, नाक और नाभि तक, नाक से लेकर के नाभि तक, ये चरक के हिसाब से। कंठ, नासिका, नाभि चरो, नाक से लेकर के नाभि तक ये अपना एक्टिविटीज इसका रहता है। नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम, आंख से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सभी उदान वायु के क्षेत्र में आता है। जी। क्या क्या काम है? वाक प्रवृत्ति, सबसे पहले बोलने की जो हमारी जो एक्टिविटीज है वो उदान वायु। शरीर में ऊर्जा, बल, वर्ण, ये तीन चीज को आपने एकदम ख्याल रखना है। उदान वायु इज इक्वल टू ऊर्जा, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर का इम्यून सिस्टम हम कह सकते हैं, शरीर का ऊर्जा, जी। बल, शरीर का पावर, वर्ण यानी आपके शरीर का जो कलर है, वर्ण यानी कलर। और क्या क्या काम है देखो, वेबसाइट में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। प्रीडन, धी, धृति, स्मृति, मनोबोध आदि क्रिया, इसका मतलब होता है आपके मन, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंतनीय शक्ति आदियों को प्रीडन करता है, यानी उसको मैनेज करता है, मेंटेन करता है, उसका पोषण करता है। क्या क्या करता है? मेमोरी पावर, आपके स्मरण शक्ति को, आपके बुद्धि को, धारणा शक्ति को, है ना, और इंद्रियों की जो, जैसे आंख किसी चीज को देख रहा है ना, देखे हुए चीजों को मस्तिष्क में ले जाकर के स्टोर हो रहा है, वो लंबे समय तक वो मेमोरी में रहता है। जब कभी आवश्यकता होती है तो वो फिर मेमोरी टक करके आपके चेतना शक्ति को दिखा देता है। ऐसे ही हमारे सारे कर्मेंद्रिय, मनोबोध कहते ही सारे कर्मेंद्रिय आ गया। आपके जीभ में जो टेस्ट है, जैसे आप कहीं चले गए और आपने संतरा खाया, और संतरा में जो टेस्ट है वो उसी वक्त आपको इसीलिए पता चल रहा है क्योंकि उदान वायु उस चीज को आपके मस्तिष्क में, वो बोधन नामक जो शक्ति है वो स्टोर करके रखा हुआ है उदान वायु ने उस चीज का। तो जैसे आप सेब खाओगे, संतरे खाओगे, कुछ भी चीज खाओगे, कोई भी चीजें देखोगे, मेमोरी से वो चीजें टक 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 करके जो निकलता है आपको ज्यादा। जैसे किसी चीज को देखा, यार मैं देखा तो हूँ इस बंदे को यार, भाई कौन है रे तू, जब याद नहीं होती, अरे भैया मैं आप भूल गया यार, आपका नाम क्या था, मैंने कहीं तो देखा है आपको। तो ये जो असमंजस जो बनी रहती है, ये कहीं ना कहीं उदान वायु का वो मनोबोध नाम का जो ये क्रिया है इसका, उससे रिलेटेड जो समस्या है वो उदान वायु है ना। धैर्यता, धैर्य, धैर्य बोधना, धी बोधना, स्मृति बोधना, मनोबोधना, ये जो कर्म है, किसी व्यक्ति में धैर्यता होना, धैर्यता समझते हो आप लोग, वो धैर्यता होना, ये उदान वायु के कार्य। उदान वायु जो है बहुत, उदान वायु का एक और बात है यहाँ पर देखो, जो शरीर को ये एकदम उठा करके रखता है। उदान वायु क्या करता है? शरीर को स्टेबल करता है, कड़क रखता है। कड़क रखता है मतलब जैसे कोई एक मरा हुआ आदमी को ऐसे करके उठ नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता, बैलेंस, अपने बॉडी को बैलेंस नहीं रख सकता, क्योंकि उसके शरीर में अब उदान वायु है नहीं। तो उदान वायु का कर्तव्य क्या है? शरीर को बैलेंस में रखना, ये भी है। शरीर को गिरने न देना, मन को गिरने न देना, इंसान के अस्तित्व, उसके स्वाभिमान को गिरने न देना, वहां तक भी उदान वायु के कर्म के बारे में आचार्यों ने बताया है। ठीक है, अगर उदान वायु कमजोर हो गया तो शरीर का, मन का, बुद्धि का जो ग्रहण शक्ति है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? मेमोरी पावर लॉस हो गया, बुद्धि का, है ना। शरीर का एकदम शरीर निस्तेज हो जाएगा, बेड में लेट जाएगा, फिर वो काम ही नहीं है उसका, उठ नहीं सकता आप, क्यों? उदान वायु। तो ये उदान वायु हो गया। समान वायु में हमने बात किया था, चार तरह के काम करता है। अग्नि संदुक्षण करता है, यानी हमारे शरीर के अंदर जो आग है, जठराग्नि है, उसको मेंटेन रखता है हमेशा। अन्न, फिर जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसका धारण करता है और उसको डाइजेशन करता है, दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में सार्किट विभाजन करता है। आरती जी, सार्किट विभाजन का मतलब समझ में आया? कि मतलब
डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद फिर वो आहार रस को पोषण रस की ओर कन्वर्ट करता है ना? मतलब विटामिन्स वगैरह बनने में। जी। जैसे हम कहते हैं ना विटामिन, मतलब आप यूं समझ लो कि कोई आदमी है और माँ बोलती है मेरा बेटा कमजोर हो रहा है, खाया हुआ उसको लग नहीं रहा है, क्या करे कैसे करे, और माँ हमेशा उसको दूध पिला रही है। या डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने उसे, अरे सर एक काम करो ना, आप इसको कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम का कैप्सूल दे दो, अथवा विटामिन डी की कमी हो रही है, सूर्य के सामने रख दो, अथवा इसको सी की कमी है या फलाना ढिसकाना है, सारी कमी हो गया, आयरन की कमी हो गई, आयरन खिलाओ। ये गलत है कि सही है बताओ? आयरन खिला दिया, आयरन की कमी हो गई। लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में ये सारे विटामिन, ये सारे मिनरल्स जो है, इसकी कमी किसके वजह से हो रहा है? समान वायु की क्रियात्मक शक्ति की वजह से हो रहा है। सारकीय विभाजन करना, डाइजेस्ट करना उसको, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? समान वायु कर रहा है। तो उसकी कमी के वजह से बहुत सारी चीजें हो रहा होता है, तो उसकी वजह से कभी विटामिन की प्रॉब्लम आ रही है, कभी किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो वहां पर हमें उसको आयरन या समथिंग कुछ और चीज देने से बेहतर रहेगा क्या? उसके समान वायु के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, दिमाग में ये रखने वाली बात है। सार्किट विभाजन हो गया, किसी का मल मूत्र, या स्त्री के लिए आर्तव, है ना? या स्त्री के जब बच्चा जब हो जाए तो स्तन से दूध का प्रबंधन सारे कौन करता है? समन वायु ही। उसी आहार से वो मेंटेन करता है। और उसके बाद किट्ट, यानी कि जो मल है, मल मूत्र, इन दोनों को शरीर के निचले, है ना, मूत्र मार्ग से, मल मार्ग से उसको बाहर निकाल रहा है। अब हम बात करेंगे अपान वायु। डल्लन नाम के एक आचार्य है, उनका मानना है कि हमारे वायु जो है ना, उसके 5 प्रकार के वायु जरूर है, लेकिन मूलतः अपान और प्राण, इन दोनों की अस्तित्व अधिक है। हालांकि अस्तित्व सबकी अपनी अपनी है ही, लेकिन शरीर को चलने के लिए अपान और प्राण, इन दोनों का, क्योंकि प्राणवायु का काम है अन्नम गृणति, अन्न को ग्रहण करना, अन्न को अंदर की ओर खींचना। जैसे हम आइसक्रीम खा रहे, पानी पी रहे, जो कुछ भी कर रहे, वो अंदर की ओर खींचता कौन है? प्राणवायु खींचता है। समान वायु उसको डाइजेस्ट करता है, उसके अंदर जो कुछ भी चीजें होगा, विटामिन वगैरह, उसको अलग अलग करता है। और अपान वायु उसको क्या करता है? शरीर से बाहर की ओर निकालता है। तो आप यूं लगा लो, प्राण, समान और अपान, ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है वायु में। इसीलिए प्राणवायु इज इक्वल टू वात, समान वायु इज इक्वल टू पित्त, अपान वायु इज इक्वल टू कफ, अपान वायु इज इक्वल टू कफ। अगर आपको अपान वायु दिख रहा है, मैंने आपको सिखाया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? अपान वायु में स्पाइक है, इसका मतलब पृथ्वी महाभूत से संबंधित बात है। अपान वायु में नाड़ी है और नाड़ी कठिन है, इसका मतलब डेफिनेटली पृथ्वी महाभूत, यानी उसका कफ से संबंधित, कफावृत वायु, ऐसा कुछ करके हमें लगाना होगा अंदाज। अपान प्लस कठिन नाड़ी, अपान वायु प्लस कठिन नाड़ी इज इक्वल टू अपान से संबंधित जो समस्या है वो वहां डेफिनेटली दिखेगा। अब देखिए जरा अपान वायु को समझते। अपानो अपानग श्रोणी, अपान वायु कहाँ रहता है? पेट के नीचे आगे का जो हिस्सा है, जिन्हें हम श्रोणी बोलते हैं, है ना? वस्ती, मेड्र, यानी जो मल मूत्र स्थान है, मल स्थान है, शिश्न है ना, उरुगोचर, और आपका जो है उरु स्थान, यानी कि आपके कटी प्रदेश के निचले वाला जो भाग है, हिप हो गया, उससे नीचे, वहां उधर की ओर, नीचे की ओर, मैंने घुटने की तरफ वो गोचर यानी गति करता है। शुक्र आर्तव सक्रिन, अब इसका काम क्या क्या है पहले समझ लो। कहाँ कहाँ ये रहता है? पेट के निचले आगे के हिस्से में, जिन्हें हम श्रोणी कहते हैं, वहां रहता है वस्ती मेड्र, यानी आपकी किडनी, मेड्र को सीधे ही लगा लो, किडनी, और जहां पर स्टूल रहता है वो भाग किडनी हो गया।
और पीछे से लोअर बैक से मतलब पीछे की ओर हिप होते हुए नीचे की ओर जो गति करता है वो क्या है? अपान वायु है। ठीक है। हाँ विद्या बताओ। विद्या आपने हैंड रेज किया। जी गुरुजी, मैंने पूछा था, मेरे को ये जानना था कि हम कहते हैं कि वायु का स्थान ये है, पर वायु तो गोचर करती रहती है ना, तो स्थान का मतलब क्या होता है कि वहां पे? स्थान का मतलब हो गया सर्व शरीर का शरीर वायु जो है वो सभी शरीर में विद्यमान है। वायु सभी शरीर में विद्यमान, मैंने पहले भी कहा था वायु पूरे शरीर में विद्यमान है। जैसे यूं लगा लो कि प्रधानमंत्री है और वो तो दिल्ली में राजभवन में रहते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो दूसरे जो कार्यकारिणी जो जितने भी है, डीएम है, एसडीएम है, या मुख्यमंत्री है, या और भी जो उस तरह के कानूनी विषयों को या और भी चीजों को जिससे भारत समूचा भारत सरकार व्यवस्थित हो सके, समूचा भारत व्यवस्थित हो सके, कानून के अंतर्गत आ सके या उसको मेंटेन कर सके, इसके लिए अकेले प्रधानमंत्री हर जगह तो एक साथ जा नहीं सकता। हाँ, उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी परामर्श, वो हर जगह वो मैसेज डालता है या कुछ भी है, कानूनी तौर पर हर किसी को उसने यथा योग्य जिसकी जैसे योग्यता है, टीचर को पढ़ाने के लिए, पुलिस को अपने काम के लिए, सेनाओं को अपने काम के लिए, सबको दिया हुआ है ना मोदी ने, मोदी सरकार ने अथवा प्रधानमंत्री ने कि तूने ये करना है, तूने वो करना है। तो जो जहां जिसको प्रधानमंत्री ने जो जो उसके योग्यता के हिसाब जो जो क्रियमाण कर्तव्यपूर्ण जो काम सौंपा हुआ है, अब वो सभी अपने अपने काम को करते हैं। लेकिन अब वो भी कभी लालच बस किसी गलत तौर तरीके से वो अगर करने लगे या भारत सरकार को ही या देश के खिलाफ करते भी है बहुत सारे, है ना? तो मतलब कुछ इसी तरह से समझ लो, अपान वायु का काम, समूचा वायु एक प्रधान शक्ति है और उसका एक कार्यकारिणी एक छोटा सा शक्ति जिसका नाम है अपान। और अपान वायु को समूचे वायु ने कौन सा कार्य सौंपा हुआ है? आपने किडनी में या मतलब वसती स्थान में आपने रहना है और वहां रह करके आपने क्या करना है? शुक्र को धारण करना है, आर्तव को धारण करना है, जब समय आए तो निकलना है ना? गर्भधान होना है, उसका रक्षा करना है, 9 महीना हो गया गर्भ से बाहर निकालना है, मल को रोकना है, कलेक्शन हो गया वहां पर स्टोर रखो, समय आने पर उसको निकालो, यूरिन को स्टोर रखो, समय आने पर उसको निकालो, है ना? शुक्र आर्तव सक्रिन, सक्रिन यानी पूरी सृष्टि, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, गर्भ को धारण करना, उसको बाहर की ओर निकालना, ये काम किसका है? अपान वायु का है। शरीर का दो प्रमुख मल, मल और मूत्र, ये दोनों मल बोलते हैं। तो इन मलों को धारण करना और इन मलों को शरीर से बाहर निकालना, ये प्रधान काम किसका है? अपान वायु का है। अपनयति प्रकर्षण मलम निस्सारयति अपकर्षित शक्तिमिति अपाना। अपान का मतलब ही यही है कि जिसके अंदर मल मूत्र को खींच करके शरीर से बाहर निकालने की कैपेसिटी है, वो है अपान। तो ये अपान वायु है। मतलब कुल मिलाकर के लगा लो कि शरीर में धारण करना और बाहर फेंकना, ये दो स्पेशल नॉलेज अपान के पास है। धारण करना है, बाहर की ओर फेंकना है, ये दो स्पेशल कर्म अपान के पास है। अब आ गया व्यान वायु। अब व्यान वायु हमारे शरीर में सभी वायु में सबसे शक्तिशाली है। व्यान वायु, अब व्यान वायु कहाँ रहता है? तो देखिए स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूं, देहम व्याप्नोति सर्वम, तो व्याना जो समूचे शरीर में व्याप्त है, समूचे शरीर में व्याप्त है यानी फैला हुआ है। शरीर का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पर व्यान की पहुंच नहीं हो, हर जगह है। अपान वायु का तो एक सेलेक्टेड एक स्थान है, लिमिटेड स्थान है, एक जगह में आपने रहना है और आपका इतना काम है उसको आपने करना है।
झाड़ू पोछा करना है कुल मिला के शरीर का, नीचे से मलों को बाहर निकालना है। समान 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 वायु भी सेलेक्टेड है, उसको भी इतना ही शरीर ने कहा है कि बीच में रहो, डाइजेशन करो, डिवाइडेड करो। डाइजेशन प्लस डिवाइडेड, ये दोनों समान वायु का। उदान वायु का ऊपर की ओर रहो, चेतना, मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, बल, वर्ण, ओज, इनको मेंटेन करो। प्राणवायु को सूक्ष्म रूप से बाहर से जो कुछ भी आ रहा है, ऑक्सीजन नाक से खींच रहे, भोजन मुंह से, क्योंकि इंसान है, अगर उसने जीना है तो खाना है, बगैर खाए तो इंसान जी नहीं सकता। जीने के लिए महत्वपूर्ण अगर भोजन है या ऑक्सीजन है बाहर का, तो उसको शरीर के अंदर ले जाने वाला अगर कोई है तो वो है प्राण। तो प्राण को इतने महत्वपूर्ण काम दे दिया, और ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। प्राण को कहा कि वहां जाकर के चेतना का क्या करना है, प्रवर्धन करना है ना। तो प्राणवायु को दे दिया और कहा कि ये जो सूक्ष्म जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन, इसको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना, ये काम तुम्हारा है, तुमने ही शरीर के हर कोने में लेकर के ऑक्सीजन को लेके जाना है। प्राण को दिया। अपान को क्या दिया, मलमूत्र को बाहर निकालना, उसको धारण करना। लेकिन व्यान को क्या दिया, व्यान को कहा सर्वम शरीर व्यापनोति, आप पूरे शरीर में फैल जाओ, एक सशक्त बलवान सिपाहियों की तरह, एक शक्तिशाली सिपाही की तरह, सैनिक की तरह, फौज की तरह, एक बलवान एक सेवक की तरह आप पूरे शरीर में घूमना है। और जहां जहां गड़बड़ी हो रहा है, गड़बड़ी हो रहा है मतलब कहीं कफ जमा हुआ है, कहीं पित्त के कुछ अंश जमा हुआ है, कहीं मल जमा हुआ है, कहीं आम टॉक्सिन जमा हुआ है, वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, तो उसको मॉनिटर कौन करेगा। तो बयान को कहा कि भैया आप मॉनिटर करो, देखो जहां गंदगी जमी हुई है उसको हटाओ, उसको धक्का मारो। इसीलिए बयान वायु में बहुत तीव्र वेग से वो चलता है, उसकी गति बहुत तेज है। मान लीजिए कि किसी के इमरजेंसी में हार्ट को निकालना पड़ा, उसके आर्टरीज को, कोरोनरी आर्टरीज को काट दिया गया, तो सुनने में आया है कि वहां से हार्ट जब पंपिंग करता है तो ब्लड एकदम कितने फीट ऊपर तक पहुंच जाता है, छत छत तक पहुंच जाता है, किसी ने कहा था, मतलब काफी हाइट तक वो उछलता है, वो ब्लड को फेंकता है ऐसा करके। मतलब इतनी तीव्र वेग से वो वहां से हार्ट से पंपिंग करता है, वो पंपिंग करने में वो ब्लड को जो इतनी तेजी से फेंक रहा है, वो व्यान वायु के, व्यान वायु ही वो सारी चीजें कर रहा है। आपके शरीर में पसीना आ रहा है, पसीना मलों को बाहर की ओर फेंक रहा है, तो फेंकने वाला कौन है, व्यान वायु। यानी कि पूरा जिस प्रकार से समुद्र में पानी है, उसको हवा, उसके हिलोड़े जब वो जैसे ही समुद्र करता है तो एकदम बाहर तक धक्के से पानी लेके जाने वाला कौन है, हवा है, वायु है। वायु ही समुद्र से पानी को दूर दूर तक किनारों में आगे की ओर फैला देता है। व्यान वायु का महाभूत बताइए जरा कोई, मैंने आप लोगों को बताया था, कौन बताएगा। हाँ जी, व्यान वायु का महाभूत क्या है, मैंने कल परसों बताया था। बताइए, अपान का महाभूत क्या है। पृथ्वी। भूल वायु गए? का जल पानी होगा ना। अपान का पृथ्वी अभी बताया ना। हाँ, अपान का पृथ्वी है। प्राण का क्या है, परसों ही तो बताया था। प्राण का आकाश है। उदान वायु का जल है, समान वायु का अग्नि है। समान का क्या है, अग्नि। अग्नि है। अब व्यान का, अपान का पृथ्वी है, तो व्यान का क्या आ गया, ज्ञान का आकाश आ गया। अरे व्यान का आकाश कैसे है, आकाश तो प्राण का है। ज्ञान का पानी होगा नहीं, वायु उदान का जल है, जल जो है वो उदान का है। तो व्यान का हो गया वायु। व्यान का क्या है,
वायु महाभूत। अगर किसी के नाड़ी में व्यान वायु दिखता है और वो व्यान वायु जो है व्यान के स्थान में स्पाइक होता है, और नाड़ी आपका, इसका मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, नाड़ी में है वेगवती नाड़ी। वेगवती नाड़ी बड़ी तीव्र गति से दौड़ता है। व्यान प्लस वेगवती नाड़ी, व्यान वायु प्लस वेगवती नाड़ी इज इक्वल टू एक्चुअली व्यान वायु की विकृति। व्यान वायु के स्थान में स्पाइक होता है और नाड़ी बड़ी वेग से चल रहा है, बड़ी वेग से चल रहा है, उसकी गति बहुत ज्यादा है, 95 एबव 95। समझ लो कि डेफिनेटली उस व्यक्ति के शरीर में व्यान वायु से रिलेटेड समस्या है। अब देखो, मैं अभी आपको बताऊंगा व्यान वायु से रिलेटेड क्या क्या समस्या है। पहले आप ये देख लो, देहम व्याप्नोति। अब आप लोग भूल जाते हो तो उसको थोड़ा नोट कर लो ना। ये देखो, ये तो मोटी मोटी बातें हैं, इसको तो भूलना नहीं चाहिए। व्यान इजिकल टू वायु महाभूत, प्राण इजिकल टू आकाश महाभूत, उदान इजिकल टू जल महाभूत, अपान इजिकल टू पृथ्वी महाभूत, समान इजिकल टू अग्नि महाभूत, व्यान इजिकल टू वायु महाभूत। इसको याद रखना है। अब व्यान वायु का काम क्या है? व्यान वायु कहाँ रहता है? व्यानो हृदय स्थित। व्यान हालांकि सर्व शरीर में उसका घर है, हर जगह रहता है, लेकिन उत्पन्न होता है हृदय में। उत्पन्न कहाँ होता है? हृदय में। अब देखो जरा, हृदय में कौन कौन वायु उत्पन्न हो रहा है? प्राण वायु हो रहा है, उदान वायु हो रहा है, व्यान वायु हो रहा है। ये तीनों वायु हृदय में उत्पन्न होता है। इन तीनों वायु का संबंध हार्ट है। व्यान, उदान, प्राण, इन सभी का संबंध हृदय है, हृदय से उत्पन्न होता है। लेकिन व्यान वायु हृदय से उत्पन्न होने के बावजूद भी सभी शरीर में उसका स्थान है। प्राणवायु हृदय से उत्पन्न होने के बावजूद भी लंग्स और आपका ब्रेन उसका मूल स्थान है। समान वायु जो है अग्नि के सामने ही उत्पन्न होता है, समान अग्नि समीपस्थ। व्यानो हृदय स्थित हो गया। अब क्या काम करता है व्यान वायु? रस धातु ही विक्षेपोचित कर्मणा, रस धातु को समूचे शरीर में फेंकने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, डिलीवरी का काम करता है। इसका मतलब क्या हो गया? हम जो कुछ भी खा रहे हैं, अगर व्यान वायु सही नहीं है तो खाए हुए आहार रस जो पोषक रस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, व्यान वायु का काम क्या है? हृदय में रहता है। हमने जो कुछ भी भोजन खाया, कौन सा भोजन? जो भोजन में पांच भौतिक गुण विद्यमान है, जो भोजन आपके आंख के प्रसन्नता का विषय है, उस जिससे खुशबू अच्छी आ रही है, जिसमें जल पृथ्वी सभी महाभूत विद्यमान है, ऐसे स्वादिष्ट भोजन जब वो आहार रस, जब वो पोषक रस में कन्वर्ट हो जाता है, हृदय में उसका जब संबंध होता है आहार रस का पोषक रस में जब कन्वर्ट हो जाता है, उस पोषक रस को समूचे शरीर में रस धातु या पोषक रस को समूचे शरीर में पहुंचा देता है। क्यों पहुंचाता है? समूचे शरीर में जितने भी धातु है, जितने भी अर्गन है, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए, उसको पोषण देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए। जैसे जोमेटो वाले करते हैं ना कि भैया ये जो भोजन वगैरह क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कंपनी है? जोमेटो ही है ना शायद। तू बर्गर ले ले, तू ये ले ले, तू वो ले ले, सबको खिला देता है। मोटरसाइकिल में डाला, ब्र निकल पड़ा। किसी को कुछ दे रहा है, किसी को जैसे जैसे ऑर्डर होता है, जिसने जैसे बुकिंग किया वैसे। तो हमारे चेतना शक्ति को पता चलता है कि किस ऑर्गन है, शरीर के किस हिस्से में किस चीज की कमी है, तो तुरंत हमें
साइन मिलता है कि भैया अरे भूख लग गई है, हमने खाया, फिर वहां से रस निकला, आहार रस, वो पोषक रस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर समान वायु उस रस को हृदय जब पंपिंग करता है तो उस ऊर्जा को प्राप्त करके, उस ऊर्जा से और अपने बल लगा करके समूचे शरीर में फेंक देता है। आलो भैया, फैला देता है, खाओ आप जरा, मस्त रहो। जैसे आपने धान का वो मेड देखा है आपने? मेड नहीं कहते, वो धान के खेती होते देखा है आपने? धान में क्या होता है, पहले तो हल से उसको, ट्रैक्टर से समथिंग जो है, पहले पानी लगा करके उसको, खेत को जोता जाता है। फिर धान का जो बीज है, कृषक एक कोने में बैठता है और मुट्ठी में बीज लेकर के ऐसे करके ट्रुट करके फेंकता है। बड़े अच्छी तरह से फैलता हुआ जाता है वो धान, और जगह जगह पहुंच जाता है ना? और देखो कैसे वहां से बाद में वही बीज से छोटे छोटे पौधे कितना सुंदर तरीका से बन के तैयार होके बाहर आता है। तो ब्यान वायु का भी काम यही है, अच्छी तरह से उसको फैला देता है। अब देखो, अगर ब्यान वायु अगर गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? एक तो ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम अगर आएगी, अगर ब्यान वायु का काम पोषण फेंकना है, सारे ऑर्गन को, शरीर के समूचे हिस्से में न्यूट्रिशन देना है, फैलाना है, और उसकी फैलाव में कमी आ गई तो क्या हो जाएगा? ऑर्गन में कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर स्नायु और मांसपेशी, हमारा जो मसल्स है ना बॉडी में, उसमें वीकनेस आना शुरू होता है। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, मसल्स में वीकनेस होना, धड़कन बहुत, उसकी जो है रिदम है धड़कन का, वो एकदम बिगड़ जाना, ठीक है? ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हाथ पैरों में कंपन होना, शरीर एकदम जकड़ जाता है, शरीर में जगह जगह दर्द होती है, विशेष करके हार्ट बीट जो है बहुत इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, गड़ 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 करके। इजिकल टू ब्यान वायु। आ रहा समझ में? ब्यान वायु का एक तो है सब जगह न्यूट्रिशन को फेंकना। दूसरे नंबर में हमारे शरीर की, देखो मैं हाथ को इधर ले जा रहा हूं, उधर ले जा रहा हूं, ये कौन कर रहा है? ब्यान वायु। आकुंचन प्रसारण, ये दोनों शब्द है। उत्क्षेपण अपक्षेपण, शरीर के अंदर भी हार्ट अगर पंपिंग कर रहा है, उत्क्षेपण, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, हार्ट फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, हार्ट फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, तो फैलना और सिकुड़ना, इसको क्या बोलते हैं? आकुंचन प्रसारण। प्रसारण यानी फैलना, आकुंचन यानी सिकुड़ना। ये काम किसका है? ब्यान वायु का है। उत्क्षेपण अवक्षेपण, उत्क्षेपण माने फेंक देना, अवक्षेपण यानी खींचना, ये दोनों काम किसका है? ब्यान का। निमेष उन्मेष, आंख के जो पलके है, आंख खुला, पलके, फिर पलके बंद होगा, ये पलके खुलना और बंद, उन्मेष निमेष, ये किसकी कंट्रोल में है? ब्यान के कंट्रोल में। जिम्बण, उबासी आना बार बार, ये ब्यान के अंतर्गत आ गया। प्राणवायु भोजन को अंदर की ओर खींच रहा है, लेकिन उस अन्न से रस का आस्वादन होना, ओए बड़ी तीखी है, ये किसके अंतर्गत आ गया? ब्यान के अंतर्गत आ गया। सारे के सारे जो स्रोतस है, मलवह, मूत्रवह, अन्नवह, सभी जो स्रोतस है, वो सभी स्रोतस के शुद्धि करना, उसका डिडक्स करना, ब्यान के अंतर्गत आ गया। सेक्स करते वक्त शुक्र का च्युत हो जाना, शुक्र जो है गिरना, ब्यान के अंतर्गत आ गया। ब्यान वायु अगर कमजोर है तो शीघ्र पतन, शीघ्र पतन का संबंध ब्यान से है, ठीक है? अन्न पचनोपरांत सारगट विभाजन करना, हालांकि समान का है, लेकिन यहाँ पर भी ब्यान वायु विभाजन करना, डिवाइडेड करना, अलग करना,
दूर कर देना एक से दूसरे की ओर बयान का काम है। और विभाजन करना और सार भाग से उस आहार जो भी आपने भोजन किया उसमें से आहार से पोषक रस यानी उसमें जो न्यूट्रिशन है उसका मल से अलग करना, न्यूट्रिशन को अलग किया और उस न्यूट्रिशन को पूरे शरीर में ले जा करके उसको संतर्पण बोलते हैं, यानी सारे शरीर को देना। न्यूट्रिशन हर जगह पहुंचाना और उसको संतर्पण करना, ये सारे जिम्मा बयान के अंतर्गत है। ठीक है, ये जो अभी मैंने आपको कहा सारक विभाजन करना और ये जो बातें हैं ना, ये भेल संहिता नाम का एक बुक है, वहां पर ये बातें लिखा हुआ है। ज्यादातर बयान वायु के गड़बड़ी की वजह से लोगों को आर्थराइटिस वगैरह होना शुरू होता है। अर्धांगवात, हेमिप्लेजिया नाम का एक रोग है। ये सब के सब विशेष करके मसल्स में बहुत ज्यादा समस्या होती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कभी कभी लो भी हो जाता है। तो ये सभी बयान वायु के अंतर्गत आ गया। अभी आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइए वायु के बारे में, समझ में आते ही फिर हम पित्त की ओर जाएंगे। बताइए जरा, अगर मैं कहूँगा आपको उदान वायु, तो उदान वायु के बारे में बताइए। कोई कौन बताएगा मुझे? नीतीश भाई बताओ चलो। उदान वायु उदान वायु के बारे में बताओ। उदान वायु कहाँ रहता है? कंठ से और हृदय के बीच में रहता है। हाँ, कंठ से हृदय के बीच में। हाँ, हृदय में रहता है। और नाभि से लेके कंठ तक। हाँ, उसका जो कार्य क्षेत्र है नाभि से लेकर के नाभि कंठ चर, नाभि से लेकर के कंठ नासिका तक भी कहा है किसी आचार्य ने। नाभि से नासिका, किसी ने कहा है गले और नाभि। क्या क्या काम है? क्या क्या काम है? जैसे कि हाँ जी, किसका गुरुजी? का कार्य से निकाला। बयान उदान वायु का बताइए ना, क्या क्या काम है? थायराइड मेंटेन करता है। खाने का निकाला। अब आप थायराइड की बात यहाँ कहाँ से आ गई? इसकी सामान्य कर्म बताइए ना, उदान वायु के सामान्य कर्म। सामान्य कर्म है जैसे बोलना या शरीर को शक्ति देना, अभी आपने बताया। हाँ, और हमारे अंदर उत्साह हाँ, को बल बढ़ाना, वर्ण। और हमारा बल और वर्ण इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और शरीर को स्टेबल रखना गुरुजी। स्टेबल रखता है शरीर को स्टेबल रखता है। और कोई आदमी आया, उसका मन बड़ा प्रसन्न है, उदान वायु। मन में बड़ी खिन्नता है, उदान वायु। मन में बड़ी खिन्नता है। डिप्रेशन, डिप्रेशन किसके अंतर्गत आ गया? प्राण उदान में आ गया डिप्रेशन। मरने की बार बार इच्छा होना, उदान वायु, प्राण वायु। शरीर में जकड़न हो जाती है सर इसकी वजह से ना। एक आदमी मेमोरी आया, लॉस हो जाता है। एक आदमी आया, बोलता है कि सर मेरे डायलिसिस हो रहा है, कैथेटर लगाया हुआ है। बताइए कौन से वायु के अंतर्गत आ गया? अपान वायु। अपान वायु। अपान नहीं, नहीं, बयान 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 में आया, बयान। प्राण में आया, प्राण में भी आया, बयान में भी आया। कैथेटर लग गया, इसका मतलब क्या है? संचरण नहीं हो रहा है, तो बयान में आया, है ना। और दूसरे नंबर में अपान में भी आया, क्योंकि मूत्र जो किट्ट भाग है ना, किट्ट किट्ट को निर्माण, अपान सभी में आया। देखो कैसे आया। प्राण का प्राण क्या है? शरीर, शरीर को मेंटेन करना, उसमें उसकी जो गति मकाम बोलते हैं उसको, शरीर की जो गति है, जो मूवमेंट है हो रहा है हर एक चीजों का, उसको मेंटेन करता कौन? प्राण। तो कैथेटर लग गया, इसका मतलब क्या है कि कोई चीजें वो प्राण वायु उसमें प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, निगरानी नहीं कर रहा।
अब आ गया उदान वायु। उदान वायु क्या है? जैसे ही कोई आदमी को कैथेटर लग जाता है, मतलब उसको अगर डायलिसिस किया जा रहा है, तो आदमी मन से बड़ा खिन्न हो जाता है। बहुत सारा ऐसे बल वर्ण ओज सारे खत्म हो रहा होता है। उदान वायु है ना। पहले नंबर में समझ लो, जहां बॉडी का संवहन शक्ति है, संवहन का मतलब क्या है? ऊपर से चीजें नीचे की ओर गति कर रहा है, तो ये जो संवहन बोलते, संवहन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बहना। जैसे नदी में पानी अपने अगाध गति से बह रहा है, तो उसको संस्कृत में संवहन बोलते। तो शरीर में संवहन नहीं हो रहा है उस तरह से, तो ये एक तो प्राण की उधर गया। उसके मन में, इंद्रियों में क्षोभ उत्पन्न हो रहा होगा, चेहरे के रंगत खत्म हो जाता है। देखो जिसका डायलिसिस हुआ रहता है, उसके चेहरे देखो ना आपको कैसा हो जाता है ना, चेहरे में कोई लाइट नहीं होता, एकदम मरा मरा सा मुरझाया हुआ सा रहता है, मन में प्रसन्नता नहीं रहती। तो ये संबंध उदाहरण से आ गया। बयान तो है ही, क्योंकि हर जगह बलपूर्वक चीजों को बाहर निकालने के लिए बयान वायु। समान वायु इसीलिए है क्योंकि मलमूत्र का निर्माण करने वाला कौन है? डिवाइडेड करने वाला कौन है? अग्नि के स्थान स्थापित करने वाला कौन है? समान वायु। और अपान वायु जल महाभूत है। उदान वायु डायलिसिस करते वक्त क्या होता है? शरीर में जलीयांश बढ़ता है। मल और मूत्र, है ना, तृतीय अवस्था पाक की गड़बड़ी हो जाना, ये व्यान वायु की गड़बड़ी है, समान वायु एंड व्यान वायु। और जल महाभूत को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है? अपान वायु का एक कर्म की हानि हुई। तो इसलिए यूं समझ लो, अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो उसमें वायु के वो 5 ही वायु खराब हो जाता है, अपने अपने कर्म से हानि हो जाता है। आ रहा है समझ में? इसलिए डायलिसिस जिनका हो रहा होता है, हमें एकदम बहुत सावधानी से चिकित्सा करना पड़ता है। कैसे? चलिए जरा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। कैसे करना पड़ेगा? मान लीजिए कि एक पेशेंट है, बहुत वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है और डायलिसिस हो रही है उसका, तो हम इसमें क्या समझते हैं? इसके मूत्र शरीर में पूरा पानी भरा हुआ है, शरीर में पानी पूरा भरा हुआ है, एकदम स्वेलिंग हो रहा है, हर जगह जहां उंगली लगाओगे वहीं गड्ढा पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? किडनी प्रॉपर तरीका से यूरिन को फिल्टर नहीं कर रहा है, शरीर में जलीयांश बढ़ रहा है ना, उदक भाव की वृद्धि हो रही है शरीर में। अगर ऐसा है तो मैंने नाड़ी में आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों को याद अगर होगा तो ये बताओ कि शरीर में जल इज इक्वल टू क्या है? मेद है ना। तो मेद अगर है तो आप लोग किस किस को याद है? मेद धातु, अब जरा डायरी खोल के देखो, मेद धातु का उद्गम कहाँ हुआ है? मेद धातु का निर्माण कहाँ होता है? नाड़ी परीक्षण में मैंने पढ़ाया था। बोन मैरो वाला? हाँ, वो तो मज्जा हो गया। मेद धातु, देखिए देखिए देखिए, मेद धातु का उद्गम है वृक्क यानी किडनी, कटी प्रदेश। अभी हम कटी की बात कर रहे थे ना, वृक्क कटी प्रदेश, वृक्क यानी किडनी। स्वेद वह स्रोतस, हमारा जो जहां से पसीना बहते हुए निकलता है वह स्वेद वह स्रोतस। मान लो किसी के किडनी में कोई बातें आ गई, प्रॉब्लम आ गया, कटी प्रदेश में कोई ऐसी बातें हुई, उस जगह में दोष संचित हुआ, स्वेद व स्रोतस में प्रॉब्लम आ गई, यानी पसीना नहीं निकल रहा है किसी का, तो इससे क्या हो जाएगा? मेद धातु में गड़बड़ी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया मेद धातु का उद्गम तो वहीं से हो रहा है, मेद का निर्माण ही उस जगह में हो रहा है। डायलिसिस के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका संबंध सब दोषा वायु के सब के साथ निकल के आ रहा है, तो फाइनली क्या हो गया? मेद धातु। मेद धातु इज इक्वल टू लिपिड प्रोफाइल हाई हो जाता है उसमें, एसडीएल एलडीएल ट्राइग्लिसराइड ये इसमें डिसबैलेंस हो जाता है ना। रक्त में वसा की मात्रा बढ़ जाता है,
HbA1c बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, मेद धातु में प्रॉब्लम अगर आ जाए तो, है ना, फैटी लीवर हो जाना मेद धातु, क्योंकि सारा का सारा स्वेद, स्वेद यानी पसीना, वो क्या पानी तो है। तो मेद धातु में विकृति आ गया। किसी आदमी को पहले बहुत ज्यादा पसीना आता है, पसीना क्या है, स्वेद, स्वेद का उत्पादन कहाँ हो रहा है, जहां से मेद धातु उत्पन्न होता है। पसीना ज्यादा आ रहा है इजिकल टू मेद की निर्मिति बन रहा है, यानी अनवांटेड मेद तैयार हो रहा है। जहां पसीना ज्यादा आया वहां लिपिड प्रोफाइल हाई हो गया। आ रहा है इस तरह से, मैं अगर पढ़ाऊं तो समझ में आएगा। गुरुजी एक बार और बताओ, क्या बताए, देखो मतलब स्वेद वह कनेक्शन। स्रोतस मेद धातु का उद्गम स्थान है। इसका मतलब है अगर मेद बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, स्वेद वह स्रोतस में विकृति आ गई। वृक्क यानी किडनी, किडनी जो है वो मेद का उद्गम स्थान है। अगर वृक्क यानी किडनी में कोई दिक्कतें आ गई तो मेद धातु का निर्माण, यानी मेद धातु का जो निर्माण है, निर्माण कैसे होगा, मेद धातु के जो अग्नि है वो अगर कमजोर हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनवांटेड मेद धातु बनना शुरू होगा, जिन्हें हम फैट कह सकते हैं। तो मेद इजिकल टू क्या, किसको हम मेद कहेंगे, जो फैट है, फैट का जो परमाणु है वही मेद है। अगर मेद बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, किडनी या स्वेद वह स्रोतस, इसके कर्म की हानि हो रही है, उस स्थान में दिक्कतें आ रही है। या तो पसीना शरीर में ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है इसका मतलब क्या है, मेद धातु में कमजोरी आ रही है, धातु निर्माण की व्यवस्थाओं में गड़बड़ी हो रही है। कैसे पता चलेगा, लिपिड प्रोफाइल चेक करो, उसमें एसडीएल एलडीएल ये बढ़ा हुआ मिलेगा, इसका मतलब मेद धातु में गड़बड़ी आ रही है, मेद धातु अनवांटेड तैयार हो रहा है। अब शरीर में कैसे पता चलेगा, पसीना ज्यादा आएगा। पसीना क्यों ज्यादा आएगा, क्योंकि मेद धातु का उद्गम ही स्वेद वह स्रोतस है। तो जिस जगह से मेद धातु उत्पन्न हो रहा है, शरीर पहले उसी जगह से बाहर निकलने का उसको प्रयास करेगा। तो पसीना स्वेदागमन, शरीर में चिकनाहट पैदा होगा। तो ये दोनों चीजें हो गई, फैटी लीवर हो जाएगा अगर पसीना भी नहीं आ पाया बाहर। अब पसीना के संदर्भ में मान लो उसको पसीना आ गया, बंदा जो है जैसे लेडीज है आजकल पता नहीं क्या क्या क्रीम लगाती है, वो ऐसे लगाती है ना पूरे बॉडी में, खुशबू के चक्कर में रास्ते में जाएंगे अच्छा खुशबू आएगा, सारा का सारा लगा लेंगे क्रीम पाउडर। वो क्रीम पाउडर क्या कर देगा, आपकी त्वचा में जो स्वेदवह है, त्वचा में जहां से पसीना निकलना चाहिए उसको क्या कर देगा, रोक देगा। रोकने से जो पसीना निकलना था बाहर वो अंदर ही जाएगा, जाएगा कहाँ, वही मेद धातु में जाएगा, जहां से उसकी उद्गम हुई वहीं तो पहुंचना है उसे। फिर वहां से क्या हो जाएगा, फैटी लीवर, लिपिड प्रोफाइल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू मेद धातु, ये समझ लो। अब यहीं से शुरू हो जाएगा रक्त, ब्लड में वसा, फैट जमना शुरू हो जाएगा, ब्लड में फैट आना शुरू हो जाएगा। वहीं से फिर HbA1c बढ़ना शुरू हो जाएगा। HbA1c इज इक्वल टू, नोट कर लो, हाई HbA1c इज इक्वल टू रक्त धातु में कीचड़ जम गया, रक्त धातु में वसा आ गया, कीचड़ आ गया, रक्त धातु में वसा आ गया। ये तो प्रारंभिक अवस्था की बात है। HbA1c पहले थोड़ा बढ़ा तो हो सकता है कोई गड़बड़, उसको पता चल जाएगा यार ऐसे 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 हो रहा है, तो तुरंत वो अपने दिनचर्या सही रखेगा तो बाद में वो, लेकिन बाद में वही वसा ब्लड में जाकर के दलदल में फंस जाएगा, गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा, कीचड़ जैसे बनेगा। तो उसको आयुर्वेद में एक शब्द दिया है, इसका नाम है पिच्छिल गुण। नोट करिए, रक्त धातु में पिच्छिल गुण बढ़ना इज इक्वल टू डायबिटीज। HbA1c, हाई HbA1c इसको लगा लो, और शरीर उसको और ज्यादा मेंटेन करने का प्रयास करता है तो फैटी लीवर, लीवर की ओर ले जाकर के जमा कर देगा उसी फैट को शरीर में। गुरुजी, हाँ गुरुजी इन्फ्लेमेशन भी इसी से होगा।
है? इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है। इन्फ्लामेशन रहेगा तो वही है कि पित्त, अगर पित्त शरीर होगा तो इन्फ्लामेशन होगा। इसी से मेद से ही होता है। हाँ, ये मेद से। ठीक है, अब यहीं से समझ लो, स्वेदागमन हो गया, स्निग्धता, ये दोनों चीजें बढ़ जाता है। शरीर में आलस्य होना, भारीपन होना, तमाम तरह की चीजें मेद धातु, मोटापा बढ़ना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, चश्मा लग जाना, आंखें जो है धुंधला होना, आंखों में कुछ न कुछ होना, पानी जमा रहना, ये समझ सभी जो चीजें हैं। उसके बाद जब स्वेद बंदा हो जाता है, अब मेद का ये तो हो गया एक तरह की अवस्था जहां स्वेद की अति प्रवृत्ति, लेकिन अल्प प्रवृत्ति अगर शरीर में तृतीय अवस्था पाक नहीं हो रहा है, यानी जल महाभूत की निर्वृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब स्वेद है, यानी पसीना आना पूरा ही बंद हो गया। पसीना आना पूरा बंद हो गया, किसी को पसीना आना बंद, हाँ जी सर पूछना पड़ेगा पसीना आता है या नहीं आता, कल कहता नहीं सर पसीना आता ही नहीं है, तो उस संदर्भ में क्या हो जाएगा, तालु शोषा, उसके मुंह हमेशा सूखा हुआ रहेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, पसीना नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, ये ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है। नोट कर लो, ज्वर का पूर्व रूप अवस्था है, ये मेद धातु से ही रिलेटेड बातें हैं, और यही प्रमेह प्रमेह का पूर्व रूप अवस्था है। हम कहते हैं ना HbA1 से बहुत ज्यादा हाई हो गया तो इसको हम प्रमेह मानते हैं, लेकिन बेसिकली प्रमेह नहीं है, ये प्रमेह का पूर्व रूप अवस्था है। अभी हमने टॉपिक कहां से मोड़ा था, बताइए जरा कोई। अभी हम मेद धातु तक चले गए थे। डायलिसिस अच्छा हाँ, हो वो रहा है। इसमें क्या नाम है आपका, रस कैथेटर संवहन से वगैरह संबंधित, रस संवहन से संबंधित बातों में हमने डायलिसिस से रिलेटेड बातें किए थे, और डायलिसिस को हमने प्राण उदान समान अपान व्यान की चर्चा किया। सभी जो शब्दोसाज है वो डायलिसिस से रिलेटेड उस पेशेंट में दिखता है, और डायलिसिस होने वाले पेशेंट के संदर्भ में अभी हमने फिर मेद धातु में हम चले गए, क्योंकि मेद धातु उसका प्रमुख एक विकृत अवस्था है, एक अंग है। आ रहा समझ में? अब बताओ किस नीतीश भाई आपको समझ में आया ये बात अभी जो हमने कहा? हाँ सर आ रही है। आगे पूरा आया या कैसा है? आरती जी को तो समझ में नहीं आया होगा, आया? जी मुझे सर अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आया क्योंकि तो कल सुन लेना, कोई बात नहीं। अभी तो मैंने थोड़ा बीच में ही अपने गियर को थोड़ा आगे ले गया ना मैं। जी और किसको समझ में नहीं आया अभी की बातें बताओ, कौन है और जिसको समझ में नहीं आया? अनिल कुमार, अनिल कुमार जी को समझ में आया? अरे भैया बोलोगे तो पता चलेगा। कोल जी आपको समझ में आया? किसी को नहीं आया। बलबीर जी को समझ में आया? हाँ गुरु जी, आया आया। आपको आ गया, ठीक है। हरीश पोखरेल जी जी हाँ जी, आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं, चलो रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, कल का वीडियो पता नहीं मेरे रिकॉर्ड करके है, 55 मिनट का वीडियो है। रिकॉर्ड जब अपलोड करता हूँ तो 22 मिनट का ही ऐसा लिखा हुआ आता है, वो अपलोड ही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है पता नहीं। जिस दिन मैं क्लास में नहीं होता हूँ, दूसरे दिन सुनने की सोचता हूँ, तो उस दिन ऐसे ही होता है गुरु जी। चलो, परसों की क्लास के बारे में तो आज हमने चर्चा किया ही है ना। चलिए आज हम इतने देखेंगे इसको, आप लोग क्योंकि आज काफी आप लोगों के दिमाग घूमने वाली बातें हुई है, तो इसको रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूंगा, और